अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने LNG की तारीख के सबसे महंगे मुआहदे किए हैं और ये सौदे जो हुए हैं $15 फी MMBTU में तय पाए हैं। इसके अलावा महंगाई का एक सैलाब उमड़ आया है पाकिस्तान भर में। स्टॉक एक्सचेंज में जो सरमायाकार हैं वो भी खासे परेशान हैं। क्यों परेशान है उस पर भी बात करेंगे। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को स्टैटिक रखा है, यानी 7% पर बरकरार रखा है। और मुल्क में सोने की कीमत 950 रुपये इजाफा यानी बढ़ती ही जा रही है। कैपिटल मार्केट के हवाले से इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई जाएंगी। क्या इस्लाहात हो सकती हैं? शौकत तरीन साहब ने ये बात कही है। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का इजलास हुआ। चीनी पर सेल्स टैक्स के हवाले से जो बात हुई उसका निफाज होगा एक्स मिल प्राइस पर, यानी वो एक बार होगा और जो ख़रीदता जाएगा उस पर होता रहेगा। ये मामला लागू सेल्स टैक्स का कहाँ तक जाएगा? GSP प्लस स्टेटस खात्मे से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया गया है। भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर। इस पर भी बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। माहिर इक्तसादियात हैं राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर मुआशियात, और फ़हीमुर रहमान सैगल साहब, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, सर पहले तो थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, ये स्टॉक मार्केट को क्या हो गया सर? 47 पे खड़ी है बड़ी देर। सर पिछले 20 साल से अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें हैं तो स्टॉक मार्केट हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रही है। हमारा बेसिकली, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहता रहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल कभी भी उस तरह बेहतर नहीं हुई जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर। सर अभी तो बहुत ख़राब है। अच्छा, अभी तो पिछले 3 साल में अगर हमारी आप इकोनॉमी की कंडीशन देखें तो वो तो बहुत डिटेरियोरेट हुई है। इवन तो परसों तरसों आपने देखा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फर्स्ट टाइम हमारे साहब ने भी, कि हमने कर्जे लिए हैं और इन तो 6 महीने में आपने ये जो अभी तक 3 साल गुजरे हैं आपने पिछले के मुकाबले में 50% से ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं और आपने ये कर्जे वापस भी करने हैं। मसला ये है भी और रुपए में, और डॉलर में भी और रुपये में भी। अब ये इकोनॉमी की जो भी सूरत है इसका इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट में पड़ना है। अब देखिए हर 6 महीने, साल, 2 साल बाद जितने भी आपके जो बायर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर थोड़ी देर के लिए फ़ायदा होता है, फिर नुकसान होता है। अभी आप करंटली पिछले 1 महीने की स्टॉक मार्केट में देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू डाउन हुई है। और आज अगर आप देखें तो जैसे ही ऐलान हुआ कि कराची या कि सिंध में लॉकडाउन हो रहा है, कराची में लॉकडाउन हो रहा है, एकदम मार्केट जो है। सर मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, इससे लॉकडाउन की सिचुएशन और सबसे बड़ा मसला LNG के मुआहदों का शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े मशहूर हैं, लेकिन मामला क्या है मैं ज़रा ये जानता हूँ। माहिर मुआशियात हमारे साथ राना एहसान अफजल भी मौजूद हैं, फ़हीमुर रहमान सैगल साहब भी मौजूद हैं। राना साहब पहले ज़रा आपसे, सर बड़ा महंगा मुआहदे हुए हैं। कोई सितंबर के लिए जो LNG के सौदे हुए हैं $15 फी MMBTU में तय पाए हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 18 सितंबर की सप्लाई के सौदे अलग डॉलर की कीमत में हुए हैं। 27 से 28 सितंबर की सप्लाई की ख़रीदारी अलग कीमत में हुई है। इसी तरह 13 सितंबर, 12 सितंबर, ये सारे जो मुआहदे हुए हैं ये मिनिमम $15 पर हुए हैं। तो आप जिसकी जिक्र हम करते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर का, तो नईम साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो कोई $8 के आसपास, पहले $8 था इसके जो पिछली गवर्नमेंट। जी प्लीज राना साहब। अरसलान, मेरी आवाज़ आ रही है? आप जी बिल्कुल आ रही है राना साहब। अरसलान, ये जब से LNG की सप्लाई शुरू हुई है तब 2015 से, तब से ये जो अभी जो 4 जो कार्गोज खरीदे गए हैं ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे तरीन कार्गोज हैं, जो 15.4, 15.3, 15.2, $15.4 पर MMBTU पे खरीदे गए। सर औसतन 15.36, औसतन $15.36 ये ब्लूमबर्ग खुद कह रहा है। जो वजह है इनको महंगे LNG खरीदने की यही है कि मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की, प्लानिंग है। इन्होंने पहले जो है इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया और लॉन्ग टर्म मुआहदा जो इन्होंने किया भी है वो भी अगले साल चल रहा है। देखें जो PMLN ने जो लॉन्ग मुआहदे किए थे जिनकी ये बहुत बेइंतहाशा तनकीद करते हैं, आज वो $8 पे आ रहे हैं और जो ये वाले हैं ये $15 पे आ रहे हैं। इनकी तकरीबन 100% जो है वो महंगी LNG खरीदी जा रही है। अच्छा, इसके अंदर जो PMLN के मुआहदे थे इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कोविड के बदतरीन सूरत हाल के अंदर के ट्रैफिगेरा कंपनी है उसने ऑफर किया था कि जो कतर गैस, गनवर और ENI के जो लॉन्ग टर्म मुआहदे PMLN करके गई है वो 3 सालों के लिए आज $4 फी MMBTU पे कन्वर्ट कर लें, वो भी इन्होंने नहीं कराए। इसी तरह आपने देखा कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो गर्मियों में भी हुई और सारी
सनतें जो है वो उनको लोड शेडिंग की गई गैस की, वो भी मिसमैनेजमेंट थी कि ये लोग रिपेयर मेंटेनेंस पे लेके चले गए टर्मिनल को। तो ये ओवरऑल यही देखा जा रहा है कि लैक ऑफ प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट इसकी वजह। फ़हीम साहब, सर इस पर आपका भी मुझे एक व्यू चाहिए, आप लोग बेहतर जानते हैं। बहुत अरसे से मैं देख रहा हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2-3 चीज़ों पर बात कर रहा है। एक, महंगे मुआहदों से बचा जाए, दूसरा ताजिर बरादरी को हिरासा ना किया जाए। जी शुक्रिया असलान साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम जो कहते रहते हैं उस पर हमारी सुनवाई तो नहीं होती, बट मुझे महसूस ऐसा होता है कि उसके अगेंस्ट जो पॉलिसी हम लोग जो चीज़ बात करते हैं, हुकूमत हमेशा उसके अगेंस्ट चलती है। हमने हमेशा बात की है कि आप अपने लोकल इन्वेस्टर पे रिलाय करें, आप अपनी लोकल मार्केट को जो है ना उसको देखें। हम एक दुनिया की इस वक्त 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज नेशन है। अगर हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी कम भी हो जाती है तो हम अपने मुल्क में अपनी आबादी को जो फीड करेंगे, हमारी लोकल इंडस्ट्री अगर उसको वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में चली जाती है तो हम बड़ा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मैं इत्तफाक करता हूँ राना साहब की बात से, उन्होंने कहा कि हमारा इशू इस गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है। हम जब ये जो फूड डेफिसिट हमारे मुल्क में चल रहा है काफ़ी जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब आटा वाफिर हो जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब थोड़ी फसल कम हो जाती है तो हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मिसमैनेजमेंट है। हमने मुल्क की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पैकेज IMF से जो लास्ट ईयर लिया है, वो सबसे जो उसकी रिफॉर्म्स हैं सबसे सख्त रिफॉर्म्स ली हैं। और सर वो भी दो माह से मुअत्तल है। LNG सबसे महंगी खरीदी है। इस वक्त हमारा जो पेट्रोलियम प्राइस है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे एवर, आई मीन द हिस्ट्री इन पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वक्त पे रिएक्ट नहीं करती। वो कहते हैं ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये जो चीजें इनको टाइमली, अब देखें इस वक्त हमारा मसला जो है वो ये है कि हम जो है ट्रेड डेफिसिट की बात करती थी बड़े अच्छे तरीके से। लास्ट ईयर ये हम तकरीबन ब्रेक इवन पे थे। अब इस जून के महीने में आपको पता है हमारी जो इंपोर्ट है वो $6 बिलियन से इंक्रीज कर गई है। इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा सपोर्ट जिस चीज ने दी है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें जो रेमिटेंसेस भेजी हैं वो $30 अरब के करीब हैं। आप अंदाजा करें, हम जितने भी पैकेज हैं, जितने भी हमारे फोकस हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी के जो माहिर मुआशियात हैं, वो एक्सपोर्ट इन्हांसमेंट की तरफ तवज्जो होनी भी चाहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम थोड़ा सा कुछ कोशिश करके अपनी एक्सपोर्ट को बड़े इजी तरीके से बहुत $30 बिलियन पे ले जा सकते हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $30 बिलियन भेजे हैं लास्ट ईयर। फ़हीम साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज पिछले काफ़ी अरसे से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा सपोर्टिव रोल है। उसकी बहुत सारी रीज़न भी थी, उस पर हम पहले भी बात कर चुके। कई लोग ऐसे थे जिनके लिए कारोबार करना मुख्तलिफ ममालिक में मुश्किल हो रहा था, रहना मुश्किल हो रहा था, उन्होंने अपने पैसे ट्रांसफ़र किए। कई लोग ऐसे थे जो बेरोज़गार हो रहे थे, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए। और कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे कंटिन्यूस भेज भी रहे हैं पाकिस्तान में पैसे। लेकिन क्या इकोनॉमी सही सम चल रही है या नहीं? मैं आप सबसे, नईम साहब, एक जरा इस पे LNG वाले मामले पे देखिए। LNG में हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के तमाम मायदों को डिस्कार्ड कर देती है। वो समझती है उन्होंने शायद बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ी लूटमार की है। दुनिया की तमाम आप अच्छी हुकूमतों को देखें ना, इवन अगर बांग्लादेश का भी मॉडल देख लें कि वह पिछली हुकूमत के जो मादे होते हैं वो अगली हुकूमत उसको ऑनर करती है, ये नहीं करते कि आप उनको ख़त्म कर देते। अब जैसे LNG के मामले में इन्होंने $8 पिछली गवर्नमेंट ने खरीदा, चलो इनको सस्ती मिल रही थी, इन्होंने वो सस्ती LNG इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि शायद LNG बिल्कुल ही फ्री हो सकता है बिल्कुल सस्ती मिले, दुनिया में किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, अब इन्होंने ये $15 का मतलब ये नहीं कि जब यहाँ तक वो पहुँचेगी तो $15 में आएगी, हो सकता है जब यहाँ पहुँचे $19, $20, $21 आपको मिले। जब LNG और CNG और पेट्रोल की प्राइस एक ही हो जाएगी तो LNG को किसी ने क्या करना है? वन। दूसरी बात यह है कि आपने इससे बिजली बनानी है, जब आप इसे बिजली बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। तो फिर हो रही है सर। हाँ, और इस हुकूमत की
पिछले 3 साल के इकोनॉमिक कारकर्दगी देखें तो प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे शक किए बगैर आप उनकी जितने भी इर्द गिर्द लोग बैठे हैं कम से कम उनकी कॉम्पिटेंसी पे बात कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पिटेंट, मुझे ये 1 मिनट दीजिएगा राणा साहब, अब ये बात चलें, इस पे थोड़ी बात करते हैं। सर हम किसी पे कोई बात नहीं करते, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आप बेटरमेंट के लिए, टुवर्ड्स बेटरमेंट, अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लानिंग हम सुनते रहते थे। ये LNG वाला मामला आपके सामने है, यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस तरह से आटा चीनी महंगे हो रहा है वो भी आपके सामने है, फिर एक सेल्स टैक्स के निफाज वाला मामला हल ही नहीं होके दे रहा। तो राणा साहब क्या सिलसिला है सर? देखें, पाकिस्तान के और भी इकोनॉमिस्ट इन्हीं 3 चीजों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। अभी हुकूमत के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा सर्कुलर डेट का है। जब ये हुकूमत आई तो इसको 1100 अरब के ऊपर मिला, आज ये 2400-2500 अरब तक पहुंच चुका है। तो यहाँ जहाँ रिफॉर्म्स लानी थी इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर, वहाँ हम देखते हैं मिसमैनेजमेंट हुई। LNG आपने महंगी खरीदी, फर्नेस ऑयल पे NSR किया तो वो बढ़ गया। टैक्स कलेक्शन की बात करें जो कि दूसरा बड़ा चैलेंज है, बल्कि सबसे पहला बड़ा चैलेंज है, तो टैक्स कलेक्शन आपने 3 सालों में 20% या 18% इंक्रीज किए। तो ये भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री का लोएस्ट परफॉर्मेंस जो है, उसके अंदर कोरोना का आप इनको एडवांटेज दे दें। और नंबर 3 जो आपका जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका जो डेट था वो भी 1.4 ट्रिलियन से वो तकरीबन कहते हैं जी 3 ट्रिलियन के करीब वो बढ़ गया। ये लोग उनको ये कहते थे स्टील मिल हम चला देंगे, PIA को हम बेहतर कर देंगे। तो आप PIA के हाल भी देख लें, आप स्टील मिल का हाल भी देख लें ना, वो प्राइवेटाइज हो सकी और जो लॉसेज हैं वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी तो वहां देखते हैं जहां कोई टीम सेटल हो जाए, जहां कोई आदमी जो है वो 2-3 साल से हम उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो। लेकिन यहाँ तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो टीम है, आप किसकी बात करेंगे? अच्छा, मैं एक बात करेंगे तो उनको राणा साहब और फ़हीम साहब और नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। जो बड़ी टीम है इकोनॉमी की और जो एक एडवाइजरी काउंसिल के नाम पे एक चीज़ बनी है, वो क्या कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, हमें उसका क्या फ़ायदा होगा अगर प्राइसेस किसी भी चीज़ में सस्ती नहीं हो रही, गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, आम आदमी को इससे क्या? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जो कि मैंने कहा था ज़रा बात करके देखेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से एक अजीब सा मसला खड़ा हुआ है और तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स उस पर बात करें। वो मसला क्या है और वो इशू क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नईम साहब, सर एक चीज़ मुझे पहले बताएं, ये जो नोटिस वाला ये किस मद में है, किस सेंस में है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान की किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी शायद आपसे बात हुई कि ये जो 5 साल का पीरियड कंप्लीट होने लगता है ना, तो FBI के पास इख्तियार है कि वो पिछले 5 साल का एक टैक्स पेयर का ऑडिट कर सकता है। तो जैसे 2015 या 2016 में अगर कोई केस किसी का था और वो फाइनल नहीं हुआ या उसमें कोई थोड़ा बहुत उनको नज़र आया कि यार इसके नोटिस भेजने हैं, तो वो अब 2021 जून से पहले उन्होंने बेतहाशा लोगों को हज़ारों लाखों की तादाद में नोटिस भेज दिए। अब ये एक तो 5 साल बाद टैक्स पेयर जो है अपने मामलात को रखे, अपने कागजात सीधे करके रखे, कोई पता नहीं किस वक्त FBI आ जाएगा और फिर इसमें कोई मतलब मुनसफाना निज़ाम नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आपने टैक्स पेयर पे बिल्कुल सही टैक्स लगाए, ये बिल्कुल नहीं है। इसको हम कहते हैं कि छक्का लगा है, चौका लगा है कि भाई इसको लगा 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, अभी ये रोता आएगा, अपील में जाएगा, ट्रिब्यूनल जाएगा। बात ये है कि टैक्स देना हर शहरी का फ़र्ज़ है अगर उस पर लागू होता है। सही है। हुकूमत का हर शहरी से टैक्स लेना हक है, बनता है अगर उस पर लागू होता जितना है। लागू, अगर उस पर टैक्स लागू ही नहीं होता और आप अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए आप कहेंगे जी हमें पे लाखों फाइलें भरने के लिए, अब आज देखें ये एक अदम इत्तेमाद है, ठीक है ना। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? आप देखें अखबारों की हेडलाइन है कि टैक्समैन जो है वो डिप्यूट कर दी गई हैं तमाम बड़े रिटेल आउटलेट्स पे कि उनकी शेयर मार्केट। अभी मैं परसों तो जहाँ सफर से किसी का फ़ोन आया कि जी फलां जगह हमें बंदे बैठ गए हैं और हमें आगे हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। अब उन्होंने कहा कि जब POS लगाओ,
भाई एक निज़ाम बनाएं, जैसे अब आजकल वैक्सीन का मामला हो रहा है, जब अब कराची में देखो उन्होंने कहा जी वैक्सीन जो नहीं लगवाएगा हम उसको तनख्वाह भी नहीं देंगे, उसको बाहर भी नहीं निकले, अब लोग लगवा रहे हैं। सिमिलरली POS भी अगर हुकूमत कहती है तो बिल्कुल कानून साजी करे और POS लगाए, और मैं कहता हूँ कि वो तमाम जो डीलर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं बड़े, उनको लगाना भी चाहिए, और इस तरह फिर गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे। अगर वो लगा रहे हैं POS तो उसके बाद उनको और सवाल ना करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक महकमा तो नहीं है कि जो आपको नोटिस भेजता है, आपको सेल टैक्स भी भरना है, आपको इनकम टैक्स भी भरना है, आपको विद होल्डिंग टैक्स भी देना है, आपको और 100 किस्म के मसाइल वाले। अच्छा, फिर दूसरा ये अब सेल टैक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मैं आज आपके फोरम पे कहता हूँ कि जितने वो लोग जो छोटी सेल करने वाले हैं 50-60 लाख या 1 करोड़ रुपये साल की सेल करने वाले हैं, वो यकीनन अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। और जब एक शहर से दूसरे शहर पे माल की तरसील हो रही होती है और वो माल जिसके ऊपर सेल टैक्स लागू होता है, ये कस्टम वाले ये उसको रोक लेते हैं। अच्छा, ये सर मैं चाहूँगा यहाँ पर कराची से सामान चला बात करने लगे तो मैं इसका एक वो हवाला भी दे दूँ। बिल्कुल राना साहब, सर जो बात हो रही है मैं चाहूँगा इसमें आप भी अपना इनपुट दें, फिर मैं ज़रा फ़हीम साहब की तरफ। लेकिन एक चीज़ ऐड कर दूँ आप दोनों हजरात के लिए, एक एक्सपो होने जा रही है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। उनके मुताबिक मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जो सामान गुजरांवाला से आ रहा था उस सामान को रोक लिया और उनसे 5-5, 6-6 घंटे पूछगछ करते रहे कि भाई एक्सपो किस दिन है, आप इतनी पहले क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई सेटअप करना है, स्टॉल्स लगा, ये काम तो नहीं है किसी का कि क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ से मुझे नहीं समझ आई। राना साहब, पहले ज़रा ये जो नईम साहब से बात हो रही थी ये नोटिस वाली, इस पर भी बात कर लें। इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा करें, तो वो हुकूमत जो है वो आसानियां पैदा कर रही है। देखिए 5.9 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है, उसमें हुकूमत कहती है कि हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, ये तो हम इन्फोर्समेंट से और जो है वो बेहतर टैक्स कलेक्शन से बेहतर करेंगे। जबकि दुनिया पाकिस्तान भर में इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये तो टारगेट आप 5.3 ट्रिलियन तक रीच कर लेंगे। तो ये वही कुछ हो रहा है। देखें FBR के ऊपर टैक्स कलेक्शन की तलवार लटकी हुई है, उन्होंने टारगेट अचीव करने और बजाय कि आप टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाएं, तो वही जो पुरानी कारकर्दगी जो FBR दिखाती आ रही है वो वही कह रही है कि जी नोटिसेस जा रहे हैं उन्हीं टैक्स बेस के ऊपर जो पहले टैक्स में आके उन्होंने गलती कर दी, उन्हीं को निचोड़ा जा रहा है। तो ये इसकी मैं मजम्मत करता हूं। देखें टैक्स देना हर बंदे का फर्ज है, लेकिन आप जाएं अपनी इन्फोर्समेंट को वहां लेके जाएं जहां लोग टैक्स नहीं दे रहे, उन लोगों को आप नोटिस जारी करें, बजाय के जो 5 साल खत्म होने की अब वो आ गई है मुद्दत, जिस तरह फ़हीम साहब ने बताया, तो आप धड़ाधड़ जो है वो नोटिस भेज रहे हैं और आप बड़े बड़ी असेसमेंट्स बना के जो है वो आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ इसकी मजम्मत जितनी करें काम है। फ़हीम साहब, आपका चैम्बर सबसे ज़्यादा इस पर बात करता दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और ये भी बताएं कि किसी का टैक्स 5 लाख बनता हो, फ़र्ज़ करें उसको 10 लाख का अगर आप भेज देंगे नोटिस, वो बेचारा उसको सीधा कराते कराते ही मेरा ख्याल है 1-2 साल तो उसी काम में लग जाएंगे, फिर उसको ज़हनी अज़ियत अलग, कारोबार कब करेगा? देखिए आपने भी ये नई गवर्नमेंट ये नया टारगेट जो टैक्स टारगेट 5.9 ट्रिलियन का है और ये जो पिछला आपने अचीव कर लिया अराउंड 4.9 ट्रिलियन, ये आया कहाँ से? इसका सोर्स कौन है? बिजनेस कम्युनिटी। मेन जो इसका जो मेजर पोर्शन आप इस टैक्स कलेक्शन का है वो आप लेते हैं बिजनेसमैन से, और जिससे लेते हैं उसी को आप हरासा भी करते हैं। अब जिस बंदे ने बिजनेस करना है, और पिछले 1.5-2 साल से तो ये कोविड-19 की वजह से वैसे ही दुनिया में एक बिजनेस को जो एक स्लम्प आया हुआ है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी चलने हैं और पता नहीं ये कहां तक जाने हैं। आपको तो ये पता नहीं है कि ये बिजनेसमैन खुद सरवाइव कैसे कर रहा है। आप उसको एक सर्वाइवल का जो पीरियड है उसको आप बजाय उसको कोई सब्सिडी दें, उसके लिए कोई आसानियां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पे बात की इन्होंने बड़ी अच्छी, आप उसको कोई बजाय कोई ऐसी एनवायरनमेंट दें जिसमें वो कम से कम अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चलाए। जब बिजनेस चलेगा, जब बिजनेस एक्टिविटीज मुल्क में होंगी अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से, तो टैक्स कलेक्शन होगी ना। अच्छा फ़हीम साहब, जिनसे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको आप ऑडिटेड के नोटिस जा रहे हैं। फ़हीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है, मैं ये चाह रहा हूँ इस पे थोड़ा सा बताएं। हम जिसे कहते हैं रिफॉर्म्स, तो क्या टैक्स का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हो सकता? इतना आसान है, अब तो सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में मौजूद है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत आप ये पता लगा लेते हैं कि किसका कितना टैक्स है, उसको उसी के हिसाब से नोटिस भेज दें। इसमें क्या इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या कोई? फ़हीम साहब जी देखें, सबसे पहले अरसलान साहब हमें ये चीज़ को समझनी पड़ेगी कि ये जो अगर गवर्नमेंट के पास ये विल हो ना,
हमारे पास अगर विल है तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए हम उन सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा सर्विसेज सेक्टर है, और कोई ऐसे सेक्टर हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, उनकी तरफ जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आप उनको अगर ये इस तरह के थ्रेटनिंग नोटिस भेजेंगे, उनको हरासा करेंगे, तो आपका ये टैक्स कलेक्शन, टैक्स नेट कम, क्योंकि देखें एक सिंबल होता है जो टैक्स पेयर है ना, वो उन लोगों के लिए सिंबल है, जो टैक्स पेयर नहीं है सिंबल है। तो जब वो लोग देखते हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं उनके हालात क्या है, वो किस मुश्किल से अपना ये सारा सिस्टम चला रहे हैं, तो वो फिर दूसरे लोग भी टैक्स नेट में इंटेंशनली नहीं आते। यार ये अच्छी बात है। नहीं साहब, बात ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने टैक्स ब्रॉडनिंग डायरेक्टरेट बनाया, फिर बनाया, लेकिन वो चीजें बनाई है ना। लेकिन भाई जब आप ये कहते हैं ना कि जो टैक्स देता है उसके लिए ये रेट है, जो टैक्स नहीं देता उसके ये रेट है, तो आपने खुद ही डिस्पैरिटी की रेट कर दी ना। आपके जो टैक्स नहीं देता, हम उसको कोई चीज़ बेचने की इजाज़त नहीं देते, उसको कोई चीज़ खरीदने की इजाज़त नहीं देते, उसको सिम कार्ड भी इशू ना करें ना। बात बिल्कुल सही है कि ये जो जितनी टैक्स कलेक्शन है ये कौन दे रहा है? वही दे रहा है जो टैक्स पे करते हैं। अब ये गवर्नमेंट के पास अगर आप देखें ना, तो जो कलेक्शन के जो ज़राए हैं ना वो 4 हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक ज़रिया तो ये है कि जैसे आपको पीटीए से पैसे आ गए, आपको स्टेट बैंक से पैसे आ गए, और 2-3 जगह से आ गए, बाकी 3 हिस्से टोटल एफबीआर की कलेक्शन है। अब एफबीआर में निज़ाम कॉम्प्लिकेटेड है, महकमा जो है अगर उसका निज़ाम आसान और सादा, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि आप जो बंदा देखें, आप तो सर टैक्स कमेटी में ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स की, उसका कन्वीनर हूं अपनी टैक्स कमेटी का। मैं ये कहता हूँ कि आप निज़ाम को सादा करें। आप जब एक आदमी को पहले प्लेटफॉर्म पे गोली मार देते हैं, पहले ही जो एजुकेशन लेवल उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, फिर वो कमीशन, अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता फिरता है, फिर कहीं जाके उसका फैसला होता है। वो जो महकमे की चीफ अफसर ने आपके खिलाफ फैसला किया होता है, उसको आप कहते हैं कि उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसने गुड इंटेंशन में ये काम किया, उसने गलती नहीं की, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, लेकिन एज अ गुड फेथ ही थॉट के यू आर अ चोर। भाई आप भी तो कह सकते हो ना कि आपने जो ये किया है, अगर वहाँ आगे जाके वो जीरो हो गया, देखिए तुक है कि आप किसी भी 1 करोड़ का टैक्स लगा लें, अगले फोरम पे जाके वो जीरो हो जाए। भाई ये कौन सा तरीकाकार है बिजनेस करने का दुनिया में? आप ये बताएं, ये पैसे कलेक्ट करने का कौन सा तरीकाकार है? आप उसको रेशनलाइज करें यार, आप छोटे तबके को मारते जा रहे हैं। मैं आपको ये कोविड की वजह से जो तबाही हुई है, उसके बाद जब ये 5.9 ट्रिलियन का आपने एक पैकेज दे दिया, फिर आपने कई एरियाज को एग्जेम्पशन दे दी, कई होंगे मिनिस्ट्री दे दी, और जो थोड़े बहुत रह गए उनको आपने कहते हैं जी आप इनको रगड़ा दें, तो ये कब तक चलेगा? राणा साहब कब तक चलेगा चीज़ें? सर ये बताएं कि टैक्स रेवेन्यू 18.4% 11 माह में शुरू के उसमें इजाफा हुआ है 4,732 अरब रुपए, और नॉन टैक्स आमदनी 6.2% कमी आई, 1,281 अरब रुपए रही। माली साल में जो पीएसडीपी की मद में 658 अरब रुपए मंजूर किए गए। देखें, आपके जो टैक्स के टारगेट्स थे, उसमें जो सेल टैक्स था उसमें आपने सरप्लस गए, और जो इनकम टैक्स था उसमें डेफिसिट था, तो आपने टैक्स भी वो इकट्ठा किया जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, और पुअर के ऊपर वो हायर है और अमीर के ऊपर वो लोअर है। तो टैक्स कलेक्शन को भी हमें देखना होगा कि वो क्या जो है वो सही जो सेक्टर है, जो हकदार है टैक्स देने का, उससे आप ले रहे हैं या गरीब आदमी से ले रहे हैं। यहाँ आपने महंगाई की बात की, तो मैं आपको बड़े वसूख से बता दूं कि यहाँ एक तबका है जिसके लिए महंगाई चीजें सस्ती हो रही, उनकी आमदन महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही, सर और फिर 99% ऐसा वो तबका है जिसके लिए जो मिडिल क्लास है वो उड़ गई है, और जो इनकम जो नौकरी पेशा आदमी है उसकी इनकम में जो है वो उस तेजी से इजाफा नहीं हो रहा जितनी तेजी से महंगाई में हो रहा है। तो पिछले 2-3 सालों में अगर आप उसकी रियल इनकम देखेंगे तो किसी की 20% कम होगी, किसी की 25% कम होगी, किसी की 30% कम होगी। चले सर, हकीकत है पाकिस्तान। राणा साहब माज़रत वक्त की कमी है, मैं इसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए भी रख लेता हूँ। इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात और बहस भी होनी है। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, राणा एहसान अफजल खान साहब आपका भी शुक्रिया, और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।